एक बीजांड की अनुदैर्ध्य काट के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बीजांड के अनुदैर्ध्य काट में क्या होता है कि ये चित्र अच्छा तरीक़ा से पहले पढ़ लेना है, उसके बाद इसका नामकरण कर देना। नामकरण में पहला है कि बीजांड काय लिखना है, इसका भाग है बीजांड काय। इसके अलावे ये दोनों जो होता है बीजांड काय में जो अंदर वाला भ्रूणपोष वाला जो भाग होता है, इसी में अधीय वर्ण ये हो जाएगा। और ये जो होता है से ये सहायक कोशिका होते हैं। सहायक कोशिकाएं में प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं इसको बोला जाता है। प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं यहाँ पर चित्र में दर्शा देना है एग्जाम में। उसके अलावे फिर है ये, हाँ, भ्रूणकोश हो जाता है और ये जो है द्वितीयक केंद्रक होते हैं। इसके अलावा जब इसी के सामने जब नीचे चलाते हैं तो एक अंड कोशिका होता है। ये बीच वाला जो होता है वो अंड कोशिका होते हैं, और ये दोनों जो होता है ये दोनों सहायक कोशिकाएं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये दोनों सहायक सहायक कोशिका को हम बोल रहे हैं प्रति कोशिकाएं। इसी तरह से हम यहाँ पर ये एगो जो होता है ये दोनों जो संलयन करता है, यहाँ पर दोनों संलयन करता है, और यही जो होता है ये दोनों को सहायक कोशिका कहा जाता है। ये जो होता है अंड कोशिका कहा जाता है। तो इस तरह से हम याद रख के और इसमें दर्शा सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा अब यहाँ जो हो जाएगा बीजांड द्वार हो जाएगा। ये जो ये द्वार होता है बीजांड के, ये द्वार होता है जहाँ से कि कोई भी बीज होता है तो यहीं से सबसे पहले अंकुरित होता है। इसके अलावा ये जो हो जाएगा ये नाभिक बीजांड द्वार होता है। नाभिक बीजांड द्वार होता है, ये है बीजांड वृत्त। नाभिक बीजांड द्वार मतलब कि जब यहाँ पे परागकण जाते तो यहीं से संलयन करते। परागकण जो होता है ये पूरा परागन की प्रक्रिया में प्रोसेस ये होता है। ये अनुदैर्ध्य एक काट का है, जबकि जब परागकण यहाँ पर जाते हैं तो परागन की प्रक्रिया होते हैं, वो सब की प्रक्रिया इसमें है बीजांड वृत्त में। तो इस तरह से हम दोस्तों समझ गए हैं कि एक बीजांड के अनुदैर्ध्य काट के बारे में पूरा इस तरह से हम एग्जाम में आएंगे तो बोल सकते हैं। इसको इसको दर्शा दीजिएगा चित्र के साथ। अब हम चलते हैं दूसरा में। तो दूसरा चित्र है कि पुष्प की लंबवत काट को दर्शाएं। इस या तो पुष्प की लंबवत काट बताएं। तो डायरेक्टली आएगा एग्जाम में ये 2 नंबर में या 5, हाँ 2 नंबर में ही पूछता है। तो इसमें कुछ नहीं, पहले नंबर तो चित्र पार देना है, ये सब वगैरह अच्छा तरीका से पहले पार देना है चित्र। और उसके अलावे है कि बीजा वर्तिकाग्र है और वर्तिका है और अंडाशय। ये सामने से यहाँ से जितना भी भाग दिख रहा है यहाँ से ई अथी से मतलब यहाँ है वर्तिकाग्र है, फिर वर्तिका है, फिर अंडाशय है। ये मतलब कि यहाँ से ई सोझे लिखना चाहिए था, परंतु ई ऐसे भी लिखे तो ठीक है। वर्तिका वर्तिका और अंडाशय। इसके अलावे अब इस साइड से चलाएंगे तो ये परागकण हो जाएगा, परागकण, और ये परागनलिका हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये परागकोश हो जाएगा, ये तंतु हो जाएगा। पुंकेसर या तंतु एक ही होता है, उसी को बोला जाता है। और या तो इसको हम दल पंखुड़ियाँ बोलते हैं। इसको ये जो होता है ये फूल का जो ये होता है भाग पंखुड़ियाँ या दल बोलते हैं। इसके अलावा फिर से उसी उसी वाला भाग जो है यहाँ पे है, यहाँ पर 3-3 गो होता है, 6 गो होता है। तब बीजांड बीजान बीजांड बीजांड सेविज, इसे बीजांड सेविक या बीजांड भी बोल सकते हैं, इसे अच्छा से बोला जा सकता है। और ये जो होता है वे पुष्पासन होता है, जिससे हम पुष्पासन से ही फल वरण का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर फल वरण का भी निर्माण इसी से होता है, पुष्पासन से ही होता है। इसके अलावा है पुष्पवृत्त। पुष्पवृत्त इसको बोला जाता है, निचले जो भाग होता है पुष्पासन के नीचे वाला भाग को पुष्पवृत्त कहा जाता है। और ये जो होता है पत्तियाँ वह बाह्यदल होता है, ये बाह्यदल होता है। इस तरह से हम पुष्प की लंबवत काट को भी दर्शा सकते हैं। इस चित्र को पार देना है एग्जाम में। और वर्तिका अंडाशय और वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय को इन्हें दर्शा देना है। इन्हें बाह्यदल बाह्यदल को दर्शा देना, ये बाह्यदल। और फिर इन्हें परागकण, मतलब यहाँ पर जो परागकण जाता है तो ये परागन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर पहले परागकण, दूसरा पुष्प, इसी पुष्प का दूसरा वाला आता है, यहाँ से परागन की प्रक्रिया होती है। तो ये जो होता है परागकण, परागकण वाला भाग होता है। और यहाँ जो है वो परागनली होता है। इसके अलावा ये है परागकोश, और ये है पुतंतु और पुंकेसर, और ये है दलपुंज। इस तरह से, और ये बीजांड है और पुष्पासन है। इस तरह से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। और ये
पुष्प की लंबवत काट का जब आएगा तो इसको हम बना सकते हैं। इस तरह से हम इन दोनों चित्रों को समझें। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा चित्र और है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं दूसरा स्टेप में। तो दूसरा में है, ये दोनों भी महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें पहला है कि पुंकेसर का नामांकित वो चित्र बनाए, पुंकेसर का नामांकित चित्र बनाए। तो पुंकेसर जब भी पूछेगा, यही पुष्प वाला जो भाग होता है वही होता है पुंकेसर। तो इसमें कुछ नहीं, ये वाला चित्र पार देना है, समूहित रूप से ऐसे इस तरह से पार देना है। और इसको हम बोलते हैं परागकोश और पुतंतु। और इसको, ये जो होता है ये भी परागकोश वाला जो ऊपर वाला, जब इसको हम यहाँ से काट देते हैं, जब इसको हम यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, तो ये बन जाता है। और इसमें परागकण भरे रहते हैं। तो 4 गो भाग होते हैं इसका, 1 2 3 4 भाग होते हैं। तो इसको काट कर जब यहाँ पर लाया गया तो ये दूसरा में ये हो गया। इसको हम बॉल पेपर कहते हैं। और इसको यहाँ पर भी जो छोटा छोटा दिख रहा है उसको हम परागकण कहते हैं। ये जो पूरा को ऐसे ऐसे पर देखेगा तो बॉल पेपर, और इसको जो छोटे छोटे इसमें परागकण भरे होते हैं उसे हम परागकण कहते हैं। और ये जो होता है कौन से माइक्रो अस्कोप होते हैं। जब इसको हम ये अथी से ऐसी सूक्ष्म आँखों से मतलब कि नहीं देख सकते हैं तो इसको माइक्रोस्कोप, ये इसको भी बोला जाता है। इसके अलावा अब दूसरा में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम उसको समझ गए दोस्त, और उसको हम चित्र बना सकते हैं एग्जाम में। तो डायरेक्ट आएगा कि पुंकेसर का नामांकित चित्र बनाए तो उसको बना दीजिए। इसके अलावा अब दूसरा में है कि पुष्प में निषेचन, पुष्प में निषेचन। तो पुष्प में निषेचन में जब भी आएगा तो पुष्प में निषेचन की क्रिया को डायरेक्ट समझाएं, या पुष्प में निषेचन। तो इसको आएगा तो डायरेक्ट अथी करना है कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसके अलावा परागकण होता है, और परागनलिका होता है, और बीजांड होता है, अंड कोशिका होता है। इसमें है कि पहले नंबर तो इसका पुष्पीय पौधे के निषेचन रहित एगो पूरा इसका चित्र पार देना है। निषेचन रहित के मतलब क्या होता है कि ये जो होता है, ये जब यहाँ पर एक परागकण जाएगा तो ये परागकण नलिका जो होता है निषेचन रहित, इसी को बोला जाता है परागकण नलिका। यहाँ पर संलयन करता है, यहाँ पर दो केंद्रक दो होते हैं, ये भी संलयन करता है। और यही जो होता है पूरा प्रक्रिया होता है निषेचन रहित में। तो कुछ नहीं, निषेचन रहित में फिर कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली करना है कि वर्तिका और वर्तिका अंडाशय जैसे उस पिछला में हम बताए थे, उसी तरह से इसमें भी है वर्तिका और वर्तिका अंडाशय होता है, परागकण होता है, परागनलिका होता है, बीजांड होता है, अंडकोश होता है। इस तरह से हम ये भी चित्र को समझें। अब आगे चलते हैं। अब हम अगला चित्र में आ गए हैं दोस्त, जिसमें अगला में ये भी महत्वपूर्ण चित्र है जो एग्जाम में डायरेक्टली आता है। और इस बोलता है कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, या नर जनन तंत्र बनाकर चित्र का नामांकित चित्र का जो पाठ होता है वो पाठ को वर्णन कीजिए। इसमें कुछ ऐसा पाठ होता है जैसे कि शुक्रवाहिकी संबंध जो होता है उसका वर्णन करने बोलता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में अब समझते हैं। तो इसके बारे में समझने के लिए हम उसके थोड़ा ऊपर करते हैं, अच्छा तरीक़ा से दिख रहा होगा। नरजनन तंत्र है। अब इसमें क्या करना होता है, पहले हम सबको बोलता है नरजनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि पहले इसका एक नामांकित चित्र बनाना होता है। इसका एक नामांकित चित्र बना लेते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं, जिससे हमको फिर जो फुल में फुल मार्क्स मिल जाता है। तो पहले नंबर तो इसका चित्र बना लेना है। तो चित्र बनाने के लिए हम अब पहला इसका चित्र बना लीजिएगा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट मारकर, और फिर अब इसका नामकरण कर दीजिएगा। नामकरण में क्या करना होगा, सबसे पहले तो हो जाएगा यहाँ, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर हो जाएगा ये जो होता है मूत्राशय। पहले नंबर यहाँ से आता है कि वृषण होता है, वृषण कोश होता है। वृषण जो होता है, दोनों नरजनन तंत्र के दोनों बगल एक वृषण होते हैं, जो वृषण होता है वृषण कोश होते हैं। इसके अलावा जो होता है ये मूत्राशय होता है, और ये मूत्राशय होता है, और ये शुक्रवाहिका होता है, ये मूत्रवाहिनी होता है। मूत्रवाहिनी मतलब इसे के द्वारा
जो होता है हमारा मूत्र वगैरह जो यूरिन होता है वो आते हैं। इसके अलावा ये जो होता है शुक्राशय होता है। ये शुक्राशय जो होता है इसमें जब यहाँ से जब वीर्य में मतलब कि जो वीर्य होता है वे इसमें जब आते हैं तो ये कुछ इसमें हार्मोन जो होते हैं वे अति करते हैं, रिलीज करते हैं, और इसी में कुछ जो वीर्य आते हैं इसी में स्टोर होते हैं। इसके अलावा शुक्राशय हो गया, और ई वाला पार्ट जो होता है इसको हम प्रोस्टेट ग्रंथि, इसमें भी कुछ हार्मोन वगैरह होते हैं जो शुक्राणु को कुछ जब रिलीज होने वाले होते हैं तो उसको में कुछ अति तरल पदार्थ इससे निकलते हैं। प्रोस्टेट ये जो होते हैं प्रोस्टेट पुरस्था होते हैं, ग्रंथि होते हैं, और ये जो होता है कॉपर ग्रंथि होते हैं। तो अब ये इसके अलावा जब नीचे हम चलाते हैं तो ये मूत्रमार्ग हो जाएगा। ये मूत्रमार्ग होता है, और ये जो होता है पूरा जो ये भाग होता है वो शिश्न होता है, शिश्न। इसके अलावा जब यहाँ चलाते हैं तो ये शिश्न मुंड हो जाता है। अब है कि ये तो हम बारीका से समझे कि ये विरेचन होता है, और विरेचन कोष होता है। जबकि इसको अंदर में जब एक विरेचन के अंदर में देखा जाएगा तो शुक्राणु का कैसे निर्माण हो रहा है, तो इसको समझने के लिए जब इसको जब अंदर जब अथी खोलते हैं तो इसमें देखते हैं कि पहला ये जो छोटे छोटे नलिका आप देख रहे होंगे, छोटे छोटे नलिकाएं हुए हैं जो विरेचन पलिकाएं कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें जो होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया होते हैं, और यहाँ पर जो द्रव नुमा संरचना आप देख रहे हैं इसमें देहगुहा द्रव्य होता है। इसके अलावा जो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया होते हैं इसी में ये बहुत सारे होते हैं। हमारा मतलब कि जो होता है एक मनुष्य के विरेचन में बहुत सारे होते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया विरेचन पलिकाएं होते हैं। इस विरेचन पलिकाएं में शुक्राणु का पहला नंबर निर्माण होता है, शुक्राणु का संरचना का, और वो जब जाते हैं ये जो होता है विरेचन जालिका में जाते हैं। यहाँ पर विरेचन जालिका में जाता है, और इसके अलावा फिर इसके बाद ये जो शुक्रवाहिका ये होता है, शुक्रवाहिका से होते हुए आगे बढ़ते हुए अधिविरेचन में जाता है। अधिविरेचन में यहाँ पे शुक्राणु का बहुत प्रक्रिया होकर, और इससे जब कुछ समय के बाद इससे रिलीज होता है, और इसका नाम है शुक्रवाहिका। मतलब कि शुक्राणु को जो होता है यहाँ से यहाँ तक ले जाने का कार्य करते हैं, तो इसे शुक्रवाहिका कहा गया है। और यहाँ पर जो होता है इस वो शुक्रवाहिका है, और ये शुक्रवाहिका है। इन दोनों में कंफ्यूजन होते रहता है, तो ये दोनों अच्छा से देख लीजिएगा। और इसके अलावा जब यहाँ पर शुक्राणु चल जाता है तो और यहाँ से मतलब कि रिलीज हो जाता है, यही जो अंदर वाला भाग का पार्ट है। तो इस तरह से हम नर जनन तंत्र को भी समझ गए दोस्त। और इसमें पूछा जाता है डायरेक्टली 5 नंबर में इसका जब पूछा जाएगा आपसे नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र मतलब कि बनाइए, और इसका जो होता है चित्र का इसका स्टेप बाय स्टेप का वर्णन कीजिए। तो ऐसे जो आएगा तो 5 नंबर में आएगा, तो इसको अच्छा तरीक़ा से देख लीजिएगा। और चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं मादा जनन तंत्र जो है, मादा जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाएं। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पूछते रहता है एग्जाम में हर खेवा। जैसे हम वहाँ पर नर जनन तंत्र का चित्र देखे थे उसी तरह से यहाँ पे मादा जनन का तंत्र का चित्र है। ये भी पूछता है 5 नंबर में दोस्त, तो इसको भी हम देखते हैं। इसमें तो कुछ नहीं है कि डायरेक्टली पहले नंबर इसका चित्र बना देना है, इस तरह से जिस तरह से यहाँ पर बना हुआ है इसी तरह से पहले नंबर चित्र बना देना है। इसका चित्र बनाने के बाद चित्र बना दीजिएगा। उसके बाद इसको हम पहले इसको चित्र बनाकर इसको हम जो इसका नाम है उसको नाम का एग्जैक्ट लोकेशन मतलब कि जहाँ जहाँ जो नाम है उसका हम नाम दे देंगे, नामकरण कर देंगे। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर से आना पड़ेगा। तो ऊपर जो होता है अंडवाहिनी या
फैलोपियन ट्यूब होता है, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब इसको बोला जाता है। उसके बाद ये जो होता है एम्पुल या तुम्बिका होता है, ये फिवरी होता है, और ये जो होता है अंडाशय होता है। ये जो होता है भाग जो होता है इसको हम अंडाशय बोलते हैं। ये फिवरी होता है, जो इसको अंडा को जो पकड़ले रहते हैं इसको हम फिवरी बोलते हैं। इसके अलावा ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा इम्पुल या तुम्बिका जिसे बोला जाता है। ये नलिका होता है, इसे तुम्बिका या इम्पुल बोला जाता है। और ये जो होता है अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका होता है। इसके अलावा है अब यहाँ पर जब नीचे चलाएंगे तो ये गर्भाशय हो जाएगा। गर्भाशय ये हो जाएगा ग्रीवा, और ये हो जाए योनि। इस तरह से हम इसका चित्र बना के और इसका एक अथी कर सकते हैं, स्पेलिंग कर सकते हैं। जब भी आएगा तो ये 5 नंबर में या 2 नंबर में जरूर पूछता है, तो इसको देख लीजिएगा दोस्त लोग। इसके अलावा अब है इसी में हम देखें तो यहाँ पे इसका ही मतलब कि इससे संबंधित है चित्र वगैरह, तो इसको हम भी देख लेते हैं। ये भी आता है 2 नंबर में, डायरेक्टली पूछा जाता है, 3 से 2 नंबर में पूछा जाता है। शुक्राणु जनन की संरचना बनाए, तो शुक्राणु जनन की संरचना जब भी पूछे ये तो 2 मार्क्स में पूछेगा। और भी आई है, ये भी आई है, तो इसको भी देख लेना। तो इसमें है कि एक शुक्राणु की संरचना पहले बना देना है इस तरह से। इसमें तो कुछ नहीं है, तो इस तरह से एक शुक्राणु की संरचना बना देना है। और ये इसका नामकरण कर देना। शुक्राणु की ई वाला जो भाग होता है टोपीनुमा संरचना जो होता है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। ये जो होता है एक्रोसोम कहलाता है। इसको जो होता है बीच वाला ये जो होता है केंद्रक कहलाता है। ये जो होता है इसका जस्ट नीचे वाला भाग जो होता है इसको हम ग्रीवा कहते हैं, इसको ग्रीवा कहते हैं। और ये जो होता है मध्य भाग कहलाता है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक भाग जो होता है शीर्ष भाग कहलाता है, इसको हम मध्य भाग कहते हैं, ग्रीवा कहलाता है। इसी तरह से अब हम नीचे चलाएंगे तो यह जो होता है एक्सोनियम कहलाता है। ये जो होता है पूंछ के जो बीच वाला भाग जो होता है वह एक्सोनियम कहलाते हैं, और इसे हम पूंछ कहते हैं। इसको समझना चाहते हैं तो दोस्त इसको लिए हम एक वो वीडियो बना चुके हैं इसका पहले, और इसको पर पूरा इसका वर्णन करके और पूरा इसका कार्य भी समझाएं, तो उसको देख लीजिएगा ज़रूर। इसके अलावा अब हम अगला अगला चित्र के ओर बढ़ते हैं। तो अगला है ये भी आते रहता है एग्जाम में, 2 नंबर से पूछा जाता है। तो इसमें है कि अंडाणु का सचित्र वर्णन करें। जब भी आएगा कि अंडाणु का एक सचित्र वर्णन करे, तो इसमें कुछ नहीं करना है। ये पहला नंबर तो ऐसे पार देना, 3 लेयर होता है, 1 2 3 लेयर होता है। और 3 लेयर में सबसे पहले जो होता है ये कोरोना रेडिएटा होता है। ये कोरोना रेडी होता है, ऊपर वाला जो होता है वो कोरोना रेडिएटा होता है। इसके अलावा अब ये जो बीच वाला जो भाग होता है, ये वाला हम जो ये कलर को दिखाए हुए हैं इसको हम बोलते हैं जोना पुलोसीडा। और ये जो हरा कलर को है इसको हम बोलते हैं प्रीतिक परिपीतक अवकाश बोला जाता है, इसको परिपीतक अवकाश। और जो ये पूरा को हम बोलते हैं अंडाणु। जब भी बोले एग्जाम में कि अंडाणु का चित्र बनाए तो डायरेक्टली इस तरह से बनाकर और इसका नामकरण कर देना है, और इसका हो जाएगा। इस तरह से हम इतना समझ गए दोस्त, और हम इस तरह से समझ के और बनाएंगे, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। और जब भी बोले मादा जनन अंगों की संरचना का वर्णन करें तो इस तरह से हम वर्णन कर सकते हैं। अंडाशय हो गया, या अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका हो गया, इस तरह से। और यहाँ गर्भाशय हो गया, योनि हो गया, और ये फिर है स्तन ग्रंथियाँ। इसमें बहुत सारा संरचनाएं पाई जाती है, इतना उसको सबको वर्णन करना होता है तो ही 5 नंबर मिलता है। मादा जनन तंत्र का ही चित्र भी बनाना। इसके अलावा जब पूरा चित्र आप बना लीजिए, उसका पूरा मादा जनन तंत्र का पूरा जब नामांकित अथी कर दीजिएगा, उसके बाद अब आएगा मादा जनन अंगों का कार्य। इसका जो सब अंग जो होता है उसका निम्नलिखित कार्य होता है। जैसे अंडाशय हो गया, फैलोपियन नलिका हो गया, योनि हो गया, गर्भाशय हो गया, स्तन ग्रंथियाँ हो गया, तो सबका अलग अलग कार्य होता है, तो ये वाला भी आते हैं। इसको अच्छा तरीक़ा से आप बना। इसके अलावा अब जो है हम आगे देख रहे हैं तो अंडाशय के आरेखीय काट का सचित्र वर्णन करें। अगला जो चित्र है ये एकदम वीवीआई, इसको मोस्ट वीवीआई कर लीजिए, मोस्ट वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि ये एकदम इस बार 2024 में पक्का से पक्का एकदम पूछा जाएगा। मोस्ट वीवीआई इसको कर लीजिए, क्योंकि 2024 में इसको जो सेंटअप एग्ज़ाम होता है उसमें भी आया था, इसीलिए
ये पूरा चांस इसको बन रहा है कि अंडाशय की अरेखीय काट का चित्र बनाए। ये वाला ये वाला आएगा, ये दोनों में से आएगा। ये जो है इसका चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हमको लोग क्या करना पड़ता है कि पहले ये चित्र कुछ नहीं, इसको इस तरह से जिस तरह से ये बना हुआ है इस तरह से ऐसे यहाँ पर थोड़ा छोड़ के फिर इस तरह से आप बना दीजिएगा और यहाँ पर ये दे दीजिएगा और फिर इसका इसमें अथी कर दीजिएगा। यहाँ पर जो इस तरह से देख रहे हैं इसका आप कर दीजिएगा। उसके बाद जब आप चित्र पूरा बना दीजिएगा उसके बाद हम आते हैं कि इसका नामकरण सबसे ज़्यादा मोस्ट जो होता है इसका नामकरण होता है। नामकरण आप कर दीजिएगा तो पक्का है कि कुछ न कुछ नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले छोटा छोटा जो आप देख रहे हैं छोटा छोटा संरचना हम देख रहे हैं अंडाशय की आरेखीय काट। तो अंडाशय जो होता है अंडाशय होता है जो अंडाशय में होता है छोटा छोटा जो होता है इसे हम प्राथमिक पुटक कहते हैं। जो सबसे फर्स्ट में बनते हैं वो प्राथमिक पुटक कहलाते हैं। इसके अलावे ये जब यही जब परिपक्व होते हैं तो इसे हम तृतीयक पुटक कहते हैं। जब थोड़ा इसमें कुछ और विकसित हो जाते हैं तो इसे हम तृतीयक पुटक कहते हैं। इसके अलावे जब यहाँ पर आते हैं तो और थोड़ा ये पूरा परिपक्व होने वाला रहता है तो इसे हम ग्राफियन पुटक कहते हैं, ग्राफियन पुटक। इसके अलावे जब पूरा परिपक्व हो जाता है तो एक अंडाणु के रूप में बाहर ही निकल जाते हैं। इसके अलावा जब निचला भाग को हम देखेंगे निचला भाग के तो इसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इस तरह से नीचे वाला भाग को हम कॉर्पस ल्यूटियम, इस पूरा भाग को कॉर्पस ल्यूटियम ऐसे करके अब दे दीजिएगा। इसके अलावा ये जो होता है रुधिर वहिकाएँ होता है, ये रुधिर वहिकाएँ हैं इसके द्वारा ही जो होता है इस परिपक्वन होते हैं। तो इस तरह से हम जब भी बोलेगा तो हम अंडाशय की अरेखीय काट का एक सचित्र वर्णन कर सकते हैं। तो ये हैगा दोस्तों, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावे अब आ जाते हैं तो इसमें है कि अब एक डीएनए की एक विस्तृत आरेखीय काट बताएं। तो डीएनए के भी नहीं कुछ है, डीएनए में भी कुछ नहीं करना है। डीएनए में कि ये पूरा अच्छा तरीका से देखिए ऐसे बना देना है, ऐसे कर देना है और फिर ऐसे कर देना है। आई जो होते हैं इसमें जो होता है 3 डैश होता है और ये 5-1 होता है। 3 डैश से इसमें जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 डैश से 3 डैश और ये 5 डैश से 5 डैश। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और इसमें जो होता है कुछ संरचनाएं भी हमको दिखलाना होता है कि तो भी एग्जामिनर जो होते हैं हमको नंबर देते हैं। तो इसमें कुछ संरचनाएं होते हैं जो होता है ये जो होता है 3 डैश से 3 डैश होते हैं, ये 5 डैश से 5 डैश होते हैं। इस तरह से देखेंगे। और इसमें जो होता है पूरा जो यहाँ से यहाँ तक जो संरचनाएं होते हैं यहाँ से यहाँ तक जो पूरा लंबाई होता है डीएनए का वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। 34 एंगस्ट्रॉम पूरा डीएनए के संरचनाएं जो होते हैं 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। और एक जो होते हैं एक क्षारक के बीच के दूरी जो होते हैं एक क्षारक के बीच के अति जो होते हैं गैप वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। जब भी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है एक क्षारक के बीच की दूरी होते हैं। इसके अलावे अब हम इसको देखेंगे तो इसको हम बेस बोलते हैं, बेस। और इस तरह से हम इसको सजाते हैं कि एडेनिन जो होता है थायमिन के साथ जुड़ता है और ये क्षारक हो गया नाइट्रोजनी क्षारक हो गया जिसमें बहुत सारे थायमिन जो होता है एडेनिन के साइटोसिन जो होता है गुआनिन के साथ जुड़ता है और गुआनिन साइटोसिन के और थायमिन जो होता है एडेनिन के साथ जुड़ता है। और इसके बाद सोलवेट हो गया, फिर डेपोरोस्ट हो गया, मतलब कि यहाँ क्रॉसिंग हो रहा है। इसके अलावे ये जो पूरा संरचना हो रहा है इसको हम शुगर फास्फोरस से बॉक्साइट से कहते हैं। इस तरह से हम डीएनए के संरचना का भी बना सकते हैं दोस्त। ये भी आता है 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स में ज़रूरी पूछता है। तो इस तरह से हम देख लिए अब। और अब आगे कुछ और चित्र महत्वपूर्ण है तो उसको भी देख लेते हैं। इसके अलावे अब हम कुछ और महत्वपूर्ण जो होते हैं चित्र उसका भी बात कर रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड में डायरेक्टली पूछा जाता है। इसमें ये आ जाएगा जीवाणु भोजी की संरचना है, ये भी महत्वपूर्ण होता है, इसको भी पूछा जाता है। जीवाणु भोजी की संरचना में है कि इसका सबसे पहले जीवाणु भोजी की संरचना डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जीवाणु भोजी की संरचना बनाएं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो
जब भी इसका बोलेगा चित्र का बनाने के लिए तो पहला नंबर तो आप देख लीजिए, इसका चित्र का प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, इस चित्र आप बना लीजिएगा। तो चित्र सबसे पहले तो चित्र का बना लेंगे, और चित्र बनाने के बाद अब इसका हमको नामांकन करना मेन ज़रूरी होता है। तो नामांकन करने के लिए सबसे पहले जो होता है जीवाणु भोजी में जो होता है, इस जो सिर वाला जो भाग होता है, सिर वाला भाग, उससे हम देखिए बोलते हैं सिर। इसके अलावे जो इसमें जो होता है डीएनए पदार्थ जितना होता है, एक जीवाणु भोजी जीवाणु में होता है, ये डीएनए पदार्थ जितना डीएनए वाला पदार्थ होता है इसमें रहता है। इसके अलावे यह जो है प्रोटीन खेल, इसमें भी कुछ पदार्थ रहते हैं, तो ये नाम इसका हो गया, हिंदी में इंग्लिश में दूसरा है। इसके अलावे कलर से होता है, यहाँ पर जो होता है ये वाला कलर से होता है, और ये जो होता है ये पूछ होता है। ये जो संरचना आप देख रहे हैं, देख रहे हैं छोटे छोटे संरचनाएं, ये पूछ होता है। इसके अलावे जब ये नीचे आइएगा, नीचे तो यहाँ पर आ जाएगा पादप प्लेट हो जाएगा, ये जो हो जाएगा शुक हो जाएगा, ये शुक होता है। ये हम इस तरह से हम जीवाणु भोजी की संरचना जब भी आए एग्जाम में तो डायरेक्टली इस तरह से बनाना है दोस्त। इसके अलावे अब हम आ जाते हैं दूसरा में, तो दूसरा चित्र को अब देखते हैं क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये हो जाएगा प्रतिरक्षा अणु की संरचना, डायरेक्ट ये तो डायरेक्टली आता है एग्जाम में, 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में। इसको भी मोस्ट VVI कर दीजिए, ये भी आता है, ये भी VVI है, मोस्ट VVI है, क्योंकि पूछा जा सकता है इन साल में। तो इसको हमको देखने के लिए, इसको तो अब चित्र आप समझ गए, अब चित्र को आप बना दीजिएगा। इसको चित्र में है कि एक एक संरचना इस तरह से होता है, इसमें एक एक इस तरह से होता है, ये होता है। इसमें जो होता है सबसे पहले दूसरा में होता है कि प्रतिजन बंधन प्रतिबंधन स्थल होता है ऊपर वाला, और ये जो होता है NH2 होता है, नाइट्रोजन। इसके अलावा जो बाहरी श्रृंखला होता है, और परिवर्तक भाग होता है, और ये जो होता है सल्फाइड बंधन के द्वारा जुड़ा रहता है, Na2N2Na रहता है, सल्फाइड बंधन के द्वारा जुड़ा रहता है। ये जो होता है डाई सल्फाइड बंधन के द्वारा जुड़ा रहता है, डाई सल्फाइड के बंधन के द्वारा। ये जो होता है दीर्घ तथा लघु श्रृंखला होते हैं, दीर्घ तथा लघु श्रृंखला होते हैं। ये COH और COH से जुड़ा रहता है, दीर्घ श्रृंखला होते हैं। फिर हल्का श्रृंखला होता है, श्रृंखला के रूप में भारी श्रृंखला रहते हैं, फिर हल्की श्रृंखला, और इस तरह से रहते हैं। तो इस तरह से हम पूरा इसका समझ गए दोस्त कि पूरा संरचना कैसे होता है। इसका पूरा चित्र आप बनाकर इसका संरचना का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना भी आप चित्र अभी बताए हैं पूरा का देख लीजिएगा, इसमें से ज़रूर ही ज़रूर पूछे जाएंगे। ये एगो बताए थे अंडाणु के आरेखीय काट का, वो भी तो भी आया। एगो ये है प्रतिबंधन अणु की प्रतिरक्षा अणु की एक रेखीय चित्र बनाए, या प्रतिरक्षा तंत्र की एक रेखीय चित्र बनाए, तो ये भी पूछा जाएगा। तो इस तरह से हम पूरा अच्छा तरीका से देख लिए। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना और ना भूलिएगा, और शेयर करिएगा। ठीक है, अब हम अगला वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स दोस्त।